कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलो आओ शुरू किया जाए हम लोग। अब क्या करेंगे? हिंदी। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले ये गद्यांश पद्यांश जो सॉल्व करना है, गद्यांश सॉल्व करना है तो हिंदी हम लोगों को समझ में आती है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें खूब बढ़िया से समझ में आती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे गद्यांश को सॉल्व करने से पहले तो गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुन के हम लोग लिखेंगे। ठीक है, वो पर एक बार तो पढ़ लेने के बाद बढ़िया से आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तब भी उपाय है, फिर क्वेश्चन पढ़िए, फिर यहाँ पे गद्यांश में आइए, खोज के मार दीजिए। ठीक है, कुछ चीज यहाँ पे आपको भाव विग्रहण करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करें। आप पढ़ लिया जाए पहले गद्यांश को। वही 27 दिसंबर है, और कब का? ये नहीं है, कब बात कर रहे हो? एकदम यही है, हमारा बिल्कुल सही है, 27 दिसंबर ही है। इसके लिए हाँ पेपर 1 है, देखो सीटेट पेपर 1 है ये, और ये डेट है 27 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ है, जो आपको टेस्ट हुआ है वही है। ठीक है, चलो आओ ध्यान दो, कहीं लाइव नहीं है। हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है इसका पता हमें लगाना चाहिए। हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है इसका हमें पता लगाना चाहिए। और वहीं ए बाबू ध्यान दो, यानी काहे 5 इंच के चक्कर में पड़े हो, यानी आ जाओ, काहे इन्हें उन्हें के चक्कर में पड़ा है। यहाँ पे हम सामने है तो नहीं दिख रहे हैं। हमारे खराबी का स्रोत कहाँ है इसका पता हमें लगाना चाहिए और वहीं से उसे ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। स्रोत वही हो सकता है जहाँ से हमारा जीवन प्रारंभ होता है, और वह है हमारा घर। ठीक है, हमारे घर की इस समय बड़ी दुर्व्यवस्था है। अवश्य ही आप लोगों को अपने घर से असंतोष होगा। असंतोष इसी कारण हो सकता है कि अपने घर में कुछ दोष आप पाते हैं, परंतु दोष की कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर भी तो है। ऐसी स्थिति में आपका कर्तव्य है कि आप इन दोषों को दूर करने का यत्न करें। सबके भावों का आदर करते हुए आपको ऐसा प्रयास करना होगा कि आपके कारण किसी दूसरे को कष्ट न हो। इससे घर की शांति और सौहार्द में वृद्धि होगी। आजकल की सबसे विचित्र बात यह है कि कोई अपने आप को दोष नहीं देता, सब दूसरे को दोष देते हैं। आज के संसार में आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आगे का भारत वैसा ही होगा जैसा आप लोग अपने जीवन से उसे बनाएंगे। यदि आप अपना काम ठीक तरह से करते हैं तो आप सब देशभक्त हैं, और यदि अपने काम के प्रति उदासीन हैं तो आप वास्तव में देशद्रोही हैं। ठीक है, बहुत अच्छा ये एक गद्यांश है जो कि आपके जीवन के लिए भी सही है। ठीक है, और अपने आप में भी यहाँ पे सुधार करने के लिए बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, किस प्रकार से हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराने में बड़ा आसानी से ठहरा देते हैं। कभी हम खुद को नहीं देखते हैं कि हम उसमें क्या है, जिम्मेदार हैं कि नहीं है। अगर कहीं दुर्व्यवस्था है, कहीं अशांति है, कहीं कुछ ऐसा दिक्कत हो रहा है तो हम भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं। तो इसी चीज को यहाँ पे दिखाने का काम किया है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं हम। हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है, हमारे खराबी का संतोष का स्रोत कहाँ है, तो देखो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं अभी। ठीक है, हमारे खराबी का स्रोत कहाँ है पता लगाना चाहिए कि लगाना चाहिए और वहीं से ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसका पता हमें लगाना चाहिए। स्रोत वही हो सकता है जहां से हमारा जीवन प्रारंभ होता है, और वह है हमारा घर। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे अपने घर में। ठीक है, आपका यहाँ पे आंसर क्या होता है, जो क्या होता है, हमारा अपना घर से ही खराबी का शुरुआत होता है। ठीक है, ना कुछ समझ में आए फिर से दोबारा गद्यांश पढ़ लेना है, अगर ध्यान नहीं रहता है तो। लेकिन कोशिश हमारी यही होनी चाहिए गद्यांश सॉल्व करते समय कि हम जो एक बार पढ़ें उसको खूब बढ़िया से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, तो हमारा कर्तव्य क्या है, अपना कार्य निष्ठापूर्वक करें,
दोषों को दूर करने का यत्न करें, देश के प्रति वफादार बने, सबके भावों का आदर करें। चलो बताओ क्या हो जाएगा। देखो ये क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। देखो ये क्या है, इसमें आओ। आपका कर्तव्य है कि आप इन दोषों को दूर करें, दूर करने का यत्न करें। आपका कर्तव्य है कि, ठीक है, क्या कर्तव्य है, दोषों को दूर करने का यत्न करें। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। अपने आप को दोष न देना, दूसरों को दोष देना, यह प्रयास करना कि आपके कारण दूसरों को कष्ट ना हो। अपने आसपास की परिस्थितियों को अपने आसपास की परिस्थिति को दोष देने से कभी दोष दूर होगा। अपने आप को दोष ना देना, ऐसा तो रहे। यह प्रयास करना कि आपके कारण किसी को दोष ना पहुंचे, आपको ठेस ना पहुंचे, किसी को दिक्कत ना हो, किसी को कष्ट ना पहुंचे, तो बाकी सब तो ऐसा ही ठीक हो जाएगा। बड़ा ही ये जीवन के यथार्थ जीवन से संबंधित ये आपके गद्यांश दिया गया है। ठीक है, तो हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि हमारे कर्म से किसी दूसरे का हित ना हो, किसी दूसरे को नुकसान ना हो, परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। तो आप ठीक है, आप पूजा पाठ करें चाहे ना करें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप खूब पूजे पाठ पढ़ रहे हैं, 5 टाइम के नमाजें पढ़ रहे हैं, और अगर आप जो कार्य करते हैं इससे दूसरे को दिक्कत हो रहा है, ठीक है, दूसरे का हित कर रहे हैं, तो वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो गद्यांश के अनुसार सबसे विचित्र बात है क्या है, स्वयं को दोष स्वयं के दोष ना देखना, स्वयं के दोषों की स्वीकृति, दूसरे के दोष ना देखना और दूसरे के कष्ट देना। क्या होगा जी। होता क्या है कि आदमी खुद को नहीं देखता है, अपन दोष नहीं दिखाई देता है, हमेशा दूसरे पर थोपने वाला काम जो करने वाला काम होता है। तो यही सबसे विचित्र बात है कि हमें अपना दोष नहीं दिखाई देता है, हमें बाकी पूरी दुनिया दिखाई दे देती है कि ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो आदमी क्या करता है कि दूसरे के मैटर में क्या बन जाता है, जज बन जाता है। अपना मैटर होता है तो वकील बन जाता है। ठीक है, कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले। ठीक है, और दूसरे के मैटर में जज बन जाएगा, ये तुम गलत किए। तो वही है, स्वयं के दोष ना देखना। हाँ चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, डोंट वरी, ये सब हंसी मजाक में हो रहा है, चिंता करे वाला बात नहीं है। ठीक है, देशभक्त शब्द में समास वगैरह बताओ, इसमें क्या है। देशभक्त में जल्दी से बता दो समास में। समास तो पढ़े आप लोग भी नहीं है। देशभक्त में क्या हो जाएगा। देखो देशभक्त में देश का भक्त, देशभक्त। ठीक है, अब इससे जुड़ा है तो ये तत्पुरुष समास हो जाता है। ये कौन सा समास हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, समास, समास उसी दिन तो लाइव में पढ़ाया था जब क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे, क्लास में भी हो जाएगा ऐसे। चलो का ध्यान, इससे क्या है, ग्रामर से 2 को क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अब 2 को में हम 2 घंटा बर्बाद कर दे। चलो कोई नहीं, वो पढ़ा देंगे, चिंता करने वाला बात नहीं है, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। तो लाइव भी देखो, उस वीडियो को किस लिए है, वो आप ही के लिए चल रहा है। जब समय मिल रहा है दिन भर देखो, रात भर देखो, सोते समय देखो, जाग के देखो, देखो लेकिन जरूर। ठीक है, तो देखो देशभक्त, देखो संबंध तत्पुरुष का प्रसंग के, की, का होता है। अगर कोई के, की और का से जुड़ा है तो ये क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। देशभक्त में एक अगर विग्रह करिएगा तो देश का भक्त, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। देश में भक्त, देश की भक्त, देश के लिए भक्त नहीं, देश का भक्त, देशभक्त। ठीक है, देश का पुत्र, देश का भक्त, देशभक्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के स्रोत शब्द का तात्पर्य क्या है। गद्यांश के स्रोत शब्द का तात्पर्य क्या है, चलो क्या है। स्रोत के मतलब जिम्मेदारी कैसे हो गए, स्रोत शब्द के बारे में पूछ रहा है कि स्रोत के मतलब क्या है। ये बताओ, स्रोत का मतलब वृद्धि कैसे हो जाएगा। प्रारंभ, ना तो प्रारंभ होगा, ना तो जिम्मेदारी होगा, ना तो वृद्धि होगा। क्या स्रोत मतलब कारण क्या है, क्या स्रोत है कि क्या है ऐसा हो रहा है। तो ये कारण क्या है, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है,
सौंदर्य शब्द का देखो, आपने यहाँ पे ध्यान से पढ़ा नहीं, समझा नहीं। ये स्रोत का अर्थ पूछ रहा है कि स्रोत से क्या तात्पर्य है, तो स्रोत का तात्पर्य है क्या है, कारण। ठीक है, वृद्धि, जिम्मेदारी और प्रारंभ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सौंदर्य शब्द का अर्थ। हाँ, सौंदर्य का मतलब शांति। देखो, अगर इसकी बात करें हम, सौंदर्य का मतलब क्या होता है, क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ। सौंदर्य की ही बात करें अगर हम, तो सौंदर्य का क्या होता है? सौंदर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ की अगर बात करो, सौंदर्य मतलब क्या, सुंदरता। सुंदरता ही होता है या रमणीय होता है। ठीक है, परंतु इसमें ना तो सुंदरता है, ना तो सौंदर्य के लिए सुंदरता है, ना तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में सुंदरता है, और ना ही रमणीय है। ये दोनों में से कौनो नहीं है। ये दोनों में से, दोनों में से कोई भी होता तो ये सही होता। सौंदर्य का जहाँ पे बोध होता, जहाँ सुंदर दिखने का बोध होता, वहां वाला ही आंसर होता। तो लेकिन यहाँ पे ना तो आदर में सुंदर दिख रहा है, ना तो शांति, ना तो संतोष। अब मित्रता में भी दिख नहीं रहा है हमें सुंदरता या रमणीय, लेकिन अब सीटेड आंसर मान लिया है कि मित्रता होगा, तो मान लेते हैं। अब जाके सीबीएसई के डायरेक्टर से पूछो, ये हम नहीं बताएंगे। हमने जो, देखो, हमें जो बताना है ये हम बता चुके हैं कि इसका मतलब जो होगा सुंदरता या रमणीय होगा। तो अब क्या है माना है, तो सीबीएसई के डायरेक्टर के पास जाओ। मेरे हिसाब से सुंदरता होगा या रमणीय होगा, या जो सुंदरता का बोध कराए वो। ऑप्शन में के हिसाब से कोई नहीं होगा। और बोलो, आगे बोलो, कोई नहीं होगा। सीटेड जो मान रहा है, तो ये हमने इसको कर दिया। ठीक है, ये हमारे हिसाब से सौंदर्य का इसमें किसी में बोध नहीं दिख रहा है, लेकिन हम बाबू जो मान रहा है सीटेड उसको मान लो। इनमें से कौन ऑप्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है कि होगा। ठीक है, सौंदर्य का जो होगा ये सुंदरता या रमणीय होगा। ठीक है, तो शांति के तू ले जा कौन मित्र। अच्छा है, तो मान लो अब मित्र को। ठीक है, मान लो अब ना कुछ है तो मित्र क्या आप मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी सौंदर्य देखो, ये मित्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, आ जा। दुर्व्यवस्था, देखो कोई भी ऑप्शन जो था करेक्ट नहीं था, तो आप बोल रहे हैं कि ऑप्शन के हिसाब से देते, कहाँ से देते आप? हम कोई आंसर नहीं दिए उसमें। सुंदर या रमणीय होता है, जो आपको आयोग आंसर दिया है वो आपको बता दिए कि ये दिया है। तो दुर्व्यवस्था शब्द की संरचना क्या है, तो दुर्व्यवस्था कैसे बना है ये बताओ। दुर्धन व्यवस्था, दुर्धन व्यवस्था, दुर्धन अवस्था। काहे 4 नंबर होगा यार दुर्व्यवस्था में है? यहाँ पे दिख रहा है दूर धन व्यवस्था, दूर में इधर हलंत दिख रहा है, तो ये जाकर ऊपर चला गया है, तो दूर धन व्यवस्था आपका यहाँ पे संधि करने पर हो ही रहा है। ठीक है, देखो ये आधा र है, तो ये क्या ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, य के ऊपर चल जाएगा। तो ये क्या हो गया, दुर्व्यवस्था, दुर्धन व्यवस्था। आपका यहाँ पे आंसर सही है। गद्यांश के अनुसार देशद्रोही कौन है? जो देश से द्रोह करे, जो अपने घर से असंतुष्ट है, जो अपने दोष नहीं देखता, जो अपने काम के प्रति उदासीन है, वो देशद्रोही है। ये हमने अभी गद्यांश में पढ़ा था। तो जो अपने काम के प्रति उदासीन है वो क्या है, देशद्रोही है। ठीक है, अगर आप भी अपने काम के प्रति उदासीन है तो देशद्रोही है। अगर अपना काम अच्छे से कर रहे हो तो आप देशभक्त हो। ठीक है, ऐसे भी हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि कर्म ही क्या है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही योग है। ठीक है, तो कर्म योग की अगर आप अपना काम खूब बढ़िया से करते हैं, किसी भी भगवान को याद करें या ना करें, तभी आपका सब काम ठीक है। ठीक है, तो आप सही कर रहे हैं। तो कर्म अपना जो है, कर्म के प्रति अपने ईमानदार होना चाहिए, आप खुद करना चाहिए। ठीक है, तो जो अपने काम के प्रति उदासीन है तो वही देशद्रोही है। जो अपने काम के प्रति क्या है, लगा हुआ है, तो क्या है, देशभक्त है। तो एक गद्यांश हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, जहाँ पे आपको हो सकता है कि एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई होगी, जो कि एक तो आपका सौंदर्य का ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला,
यहाँ पे दिक्कत हुआ काहे कि सौंदर्य के लिए कोई भी ऐसा शब्द दिया नहीं है जो यहाँ पे आंसर बनने के काबिल हो, लेकिन आयोग के आंसर के हिसाब से 2 नंबर हमने यहाँ पे सही कर दिया था। सौंदर्य का मतलब सुंदरता। तारा जौन बुझाई मार दिया, या तो आयोग तारा के 1 नंबर दे दी। अगर तारा लागी कि तू जौन मरले बारा ठीक बा, आयोग के गलती बा, तो ये क्वेश्चन पे मात्र आयोग 1000 रुपया ले ला, 1 रुपया ना ले ला, 1000 ले ला। ये क्वेश्चन पे चैलेंज करे के बाद 1000 दे दो। अगर 10 गो क्वेश्चन पे चैलेंज करे के बाद 10,000 दे दो। अगर तारा आयोग मानी तारा आंसर तो तारा के तार रुपया वापस कर दी, अगर ना मानी तो रुपया खा जाए। बुझ गई नंबर। तो ऐसे जौन बात चुपचाप पस्ती रह। बहुत रेयर केस में ऐसा हुई कि सीबीएसई से गलती होता है। ये पहला ऐसा पेपर है जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गलतियां देखने को मिला है, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई का काम क्या था, एक बार में 1 पेपर सेट करना था। अब फिर क्या किया, बहुत सारे पेपर इसको सेट करना पड़ा। तो इसलिए यहाँ पे जल्दीबाजी में दिक्कत हो सकती है। आप भी अगर घबराइएगा तो जाकर पेपर मारिएगा तो जाकर घबरा जाइएगा। तो इसलिए बोलते हैं धैर्य रखिए, ठीक है। माथा पे ज्यादा नहीं करे। आपका बुद्धि का मतलब यह होना चाहिए कि आपके अंदर सहजता लाए। अगर आपको और ज्यादा पेचिंदा बना रहा है तो आपका बुद्धि कोनो काम का नहीं है। बुद्धि का मतलब होना चाहिए आपको और सरल सहज बनाए, ठीक है। और आपको काम करने के लिए ना तो आपको घबराने दे ना तो आपको घबराने दे, ठीक है। ये बुद्धि का काम है, ठीक है। चलो आओ, आज भी खूब बढ़िया एक और आ गया आपके पास पद्यांश भी आया जो। तो निम्नलिखित का काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुन कर दीजिए। तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग के कुछ अपना लिए चले, ठीक है। तो ये भी बहुत मस्त एकदम दिया गया है काव्यांश भी आज का, ठीक है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चलो, जग से उसका कुछ लिए चलो, जग को कुछ अपना दिए चलो, ठीक है। तो आइए अब इस पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन। आ गया है हमारे सामने क्वेश्चन, चलिए बताइए। इस कविता में किस स्वभाव वाले व्यक्तियों की बात कवि ने की है, हंसमुख स्वभाव वाले, उदार स्वभाव वाले, मनमौजी स्वभाव वाले, गंभीर स्वभाव वाले, चलो बताओ। यहाँ पे बाबू यहाँ पे जो है ये बस चले चलो के बात कह रहा है, मतलब अपना मन के मर्जी से जो करना है करते चलो, कबो किसी दूसरे को अपने पे मत करने दो, ठीक है। चलना है तो चले चलो, मतलब ये जो है मनमौजी अपने आप में मस्त है, ठीक है, बिंदास है। तो ये मनमौजी स्वभाव वाला बात की गई है इस कविता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो देखो यहाँ पे काव्यांश या पद्यांश में क्या होता है कि हमें इसका भाव समझना पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ा सा अगर भाव समझिएगा तो इसका आंसर सही हो जाएगा। ऐसे कवि ने किस स्थिति में किस परिस्थिति में लिखा है ये भी समझना जरूरी होता है। तो यहाँ पे अनसीन काव्यांश है, ये पहले हमने कभी देखा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जब है उसी के हिसाब से हम अब सोचेंगे समझेंगे और उसका भाव ग्रहण करेंगे और मार देंगे, ठीक है। हमारे लिए सुख दुख समान है, यह भाव कविता के किस पंक्ति से व्यक्त होता है। हमारे लिए सुख दुख जो है समान है, यह कविता के किस पंक्ति से व्यक्त होता है। मस्ती का आलम साथ चला, हंसे फिर कुछ रोए, हम धूल उड़ाते जहां चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बहे चले अभी। अब बोलो कविता के किस पंक्ति से व्यक्त होता है। क्या नंबर, आओ देखते हैं क्या नंबर है, क्वेश्चन नंबर कितना है। बिल्कुल ठीक है, हमने सही किया है। 2 नंबर नहीं होगा। हमारे सुख दुख का समान भाव क्या है, ठीक है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले चले। उल्लास बन के आए मतलब एकदम खुशी बन के आए हैं एकदम, और आंसू बन के एकदम रुला के चले गए, ठीक है। हाँ वो हो गया वो है।
तो आए बन के उल्लास सभी आंसू बन के चल रहे हैं। तो ये सुख दुख क्या है, समान है। ये भाव यहाँ पे दे रहा है कि सुख और दुख जो है क्या है, समान है। तो आए बन के उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले अभी। कविता में आए वहां चले पद का भाव क्या है, कहे बहुत दूर चले जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, एकांतवास में जीवन संग्राम में हार जाना। चलो बताओ वहां चले मतलब कहाँ चले, चल बसे है, वहां चले का मतलब क्या है? वीर गति को प्राप्त हो गए। कविता में वहां चले के पद का भाव क्या है, आए चल भी बसे, तो वीर गति को प्राप्त हो गए है, लेकिन लड़ते हुए। आए बन के उल्लास और चल भी गए तो कोनो बात नहीं है, लेकिन लड़ेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। एकदम दशरथ माझी वाला हिसाब किताब होना चाहिए। उल्लास शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो देखो उत धन लाश होता है, उत धन लाश उल्लास, तो इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है, तो उपसर्ग लगा है उल्लास। उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले लग के उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, तो ये उपसर्ग होता है। अगर किसी शब्द के बाद में लगता है तो वो प्रत्यय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलना है बस इसलिए चले पंक्ति में कवि का आशय क्या है? हमारे चलने का कोई लक्ष्य नहीं है, हमारे चलने का कोई प्रयोजन नहीं है, हमारा जीवन लक्ष्य नहीं है, चलना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, ठीक है। चलना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, ठीक है। आपने एक कविता पढ़ा होगा, निर्झर या झर के कहता है, कैसे है वो कविता? चलो याद नहीं आ रहा है मुझे, भूल गया। चलना ही हमारे चलने का लक्ष्य है। चलो अभी तो ये कविता का मतलब है ना, हमारे चलना है बस इसलिए चलें, तो चलना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, इसलिए बस चलते रहो, ठीक है। जहां तक रास्ता दिखाई दे रहा है वहां तक चलो, सीधे लक्ष्य देखने के चक्कर में रहो, जहां तक दिख रहा है देखो, चलो आगे बढ़ो, आगे जहां पहुंचोगे वहां से खुद आगे दिखने शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से पटना जाना है तो पटना तो क्या, तो रास्ता नहीं दिख रहा है ना, तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे रास्ता पता चलते चला जाएगा, आप पहुंच जाओगे पटना। कहा सुनीता देवी बड़ा जल्दी आ गई है। कविता में प्रयुक्त आलम शब्द का प्रयोग क्या है, ठीक है। आलम मतलब का, आलम है उदासी का है, आलम है उदासी का, मतलब हालत खराब बा। गीत सुने होंगे सैड सॉन्ग में, पॉप सिंगर लोग गाता है, ठीक है। तन्हाई का आलम है, अरे बाप रे, काहे हो खुशी के आलम ले आओ, तन्हाई के आलम मत ले आओ गोरे गोरे। चलो यहाँ पे हालत हो गया, ठीक है, हालत हो गया। कविता में प्रयुक्त आलम आलम शब्द का अर्थ क्या है, हालत। देखो यहाँ पे आलम है ना, कहाँ गया ये, आ जाओ, कहाँ आलम है, मस्ती का आलम साथ चला, यानी कि जहाँ चल वही मस्ती है, ठीक है। आई थिंक सुबह सुबह तन्हाई में ये तरह बताओ मस्ती का आलम, मस्ती का आलम साथ चला, ठीक है। मतलब जहाँ चलिए एकदम वही जा खुश कर दीजिए, सबको खुश हो जाइए एकदम, ठीक है। आप खुश रहिएगा तभी खुशी बांटिएगा, आप खुद दुखी रहिएगा तो दूसरों को भी आप दुखे पहुंचाइएगा, ठीक है। जो है उसको एक्सेप्ट करिए और खुश रहिए एकदम। तो हम धूल उड़ाते वहां चले, ठीक है। क्या बोल रही है तुम, बोलो बोलो। अरे अब वहीं से खुश रहो, अभी से खुश रहोगे तो रिजल्ट खूब बढ़िया आएगा, सबका रिजल्ट होगा, 100% होगा, ठीक है। इसके लिए कोई क्या, सबका हम चेक करेंगे, सबका पहले ही एडमिट कार्ड हम ले लेंगे अगले दिन पेपर में सबका नाम छपवा देंगे, ठीक है। हिंदुस्तान में, दैनिक भास्कर में, ठीक है, प्रभात में, उसके बाद में वो क्या बोलते हैं, वो न्यूज पे चलवा देंगे, ठीक है। झकोरा पर एगो आप फोन कर देंगे इसको, मनीष कश्यप को, ठीक है। उसको बोलेंगे कि हमारा भी न्यूज कवर करो, हमारे गाँव जवार के बचवा सब है, सबका इंटरव्यू ले लो एक बार, सबको बुला के फॉर्म भरवा देंगे, पार्टी सेट कर देंगे, फॉर्म भर देगा आपका, ठीक है। यहाँ पे हालत हो गया आंसर।
हम फार्म भरे हम कि पढ़ाए नहीं बताओ पहले हम तो लोग के फोन करे के रहता था हमरा तो फोन नहीं के होत कि उनके फोन आ गइल तो मैं रिसीव हो गइल तो ठीक बना तो बाद में कॉल बैक होई कि नहीं गारंटी नहीं के बात बुझाए तो ये बताओ हम फार्म केंगन भरे विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं विद्यार्थी जो है प्रथम भाषा सीखते हैं मैत्रीपूर्ण वातावरण से पढ़ाए जाने वाले वातावरण से औपचारिक वातावरण से प्राकृतिक वातावरण से स्वाभाविक वातावरण से नैसर्गिक वातावरण से बच्चा जो है स्वाभाविक भाषा सीख जाता है प्रथम भाषा सीख जाता है प्रथम भाषा जो होता है ये अर्जन के द्वारा सीखता है ठीक है देखो ये प्रथम भाषा जो है ये भाषा का अर्जन होता है ठीक है भाषा अर्जन द्वारा सीखता है आदमी ठीक है लैंग्वेज एक्विजिशन द्वारा सीखता है ठीक है ये जो होता है सहज होता है स्वाभाविक होता है नैसर्गिक होता है प्राकृतिक होता है ठीक है ये प्राकृतिक वातावरण में बच्चा जो है प्रथम भाषा सीख जाएगा औपचारिक वातावरण में हम सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं पढ़ाए जाने वाले वातावरण में हम सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं मैत्रीपूर्ण वातावरण में भी सेकंड लैंग्वेज सीखने का मैत्रीपूर्ण वातावरण में कोशिश किया जाता है कि जो टीचर पढ़ाए फ्रेंडली होकर पढ़ाए ठीक है तो प्राकृतिक वातावरण में यहाँ पे है आंसर हमारा होगा और मैत्रीपूर्ण मतलब एकदम दोस्ती वाला फ्रेंडली ठीक है दोस्ती में क्या होता है फ्रेंडली आपको एकदम दोस्त जैसा व्यवहार करना है आपके कक्षा में बच्चों के साथ घुल मिल जाना है ठीक है मित्रवत व्यवहार करना है तो वही मैत्रीपूर्ण वातावरण हो गया तो चलो यहाँ पे प्राकृतिक वातावरण में आंसर हो गया सही आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन दो भी रहेगा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम शिक्षण में प्रमाणिक सामग्री नहीं है विद्यालय में पढ़ने वाले बालक पर 20वीं शताब्दी के कवि द्वारा लिखी कविता पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता समकालीन लेखक द्वारा लिखी लघु कथा एक समाचार पत्र से लिया गया कार्टून या व्यंग चित्र जो है ये कहाँ से ये बताओ था कार्टून या व्यंग चित्र जो है प्रमाणिक सामग्री होगा नहीं होगा ठीक है 4 नंबर होना चाहिए यानी कि नहीं बोल रहा है तो ये होना चाहिए और आंसर की में देख लेते हैं क्या नंबर है ये लेकिन आंसर जो की में दिया गया है इसको नहीं दिया गया है आंसर की में 2 नंबर दिया है आपका ठीक है पाठ्य पुस्तक में लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई देखो यहाँ पे विशेष रूप से कह रहा है ठीक है बच्चों के हिसाब से होता तो चलता लेकिन प्रमाणिक सामग्री जो है ये भी नहीं है ठीक है तो पाठ्य पुस्तक में लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता ये प्रमाणिक सामग्री नहीं होगा विद्यालय में पढ़ने वाले बालक पर भाषा अधिगम शिक्षण की बात कह रहा है ना यहाँ पे सही गलत वाली बात थोड़ी कह रहा है भाषा अधिगम में तो कार्टून में तो बच्चा बड़ा अच्छा सीखता है ठीक है बालहंस वगैरह पढ़ता है या ये क्या कॉमिक्स वगैरह पढ़ता है ठीक है बाल साहित्य पढ़ता है तो वहाँ पे कार्टून वाला चित्र या समाचार पत्र में भी ऐसा रहता है तो उसमें बच्चा जो है आकृष्ट होगा उसको पढ़ेगा ठीक है उसको पढ़ेगा तो ये ठीक है यहाँ पे ठीक है चलो कोई गलत वाला बात नहीं है ये एक समाचार पत्र से लिया गया कार्टून ठीक है देखो ये हिंदी के बात है इसलिए ही सही है अगर दूसरा होता अगर ईवीएस वगैरह होता तो ये यहाँ पे गलत हो जाता ठीक है समकालीन लेखक द्वारा लिखी गई लघु कविता ये भी ठीक है पढ़ने वाले बालक पर 20वीं शताब्दी की कवि द्वारा लिखी गई कविता ये भी प्रमाणिक है यही एक चीज है कि पाठ्य पुस्तक में लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई जो कविता है यहाँ पे जोर देने वाला बात कर दिया या इसलिए ये नहीं होगा यहाँ पे जोर दिया है ना विशेष रूप से लिखा गया है तो जोर देने वाला बात आपको बताया था कि गलत होता है तो आपका क्या होगा 2 नंबर यहाँ पे सही होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रंजन गुप्ता नहीं दिख रहा है असम चल गई बड़े किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्दों में पुनर्कथन डैश के मूल्यांकन में सहायक होता है तो शुद्ध रूपता प्रवाह बोधगम्यता स्मृति चलो बताओ किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्दों में पुनर्कथन मतलब अगर बच्चा अगर वैसे ही कर देगा सेम टू सेम तो गड़बड़ बात है वो स्मृति पे डिपेंड करेगा लेकिन बच्चा अगर कहानी सुन लिया उसके बाद में अपने हिसाब से उसको बता रहा है तो ये किस चीज में सहायक होगा आपका तो बच्चा जो समझा है तो उसी के आधार पर पुनर्कथन जो है समझ के मूल्यांकन में सहायक होगा बच्चा अगर अपने हिसाब से बता रहा है तो ये समझ के अगर ठीक उसी की तरह कर देता है तो याद कर गया है रट गया है तो वो सही चीज नहीं है ठीक है समझ वाली बात ये क्या है पढ़ी गई कहानी का अगर बच्चा अपने कथन में
शब्दों में पुनर्कथन जो है क्या कर रहा है, अपने शब्दों में अगर दे रहा है तो इस समझ के मूल्यांकन में सहायक होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे समझ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ना तो शुद्ध शुद्ध की बात हो रही है, नहीं तो प्रवाह की बात हो रही है, ना तो स्मृति की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है समझ की। प्रवाह मतलब क्या, फ्लुएंट, मतलब एकदम कंटिन्यू चल रहा है। किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का वह है, अच्छा ऐसा बात बा। चलिए आई, एक अध्यापिका किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग जोर से पढ़कर सुनाती है, ठीक है, और विद्यार्थियों से समूह में उसे अपनी ओर से पूरा करने के लिए कहती है। तो यह किस गतिविधि में है? अगर कुमार विश्वास आता है तो क्या बोलता है, वो सुनाते सुनाते क्या करता है, देखो कुमार विश्वास आता है तो आपको कविता सुना देगा, तो क्या कहेगा, कविता सुनाएगा, उसके बाद में बोलेगा कोई दीवाना कहता है, तो क्या कहेगा, आगे क्या बोलेगा, आगे वाला जो देखता है कि समूह वाला सब जो सामने बैठा है ऑडियंस उसको पूरा कर देता है। तो ये कौन सा कार्य होगा, कौन सा कार्य होगा, चलो बता दो आप। 2 नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन है ये? अंतर्ग्राही काहे होगा भाई, क्या वो भी बता रहे हैं। देखो यहाँ पे लोगों को अनुभव है कि कोई दीवाना कहता है तो क्या उसको अनुभव है कि एक बाद कोई पागल समझेगा, ठीक है, तो कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। तो देखो ये अनुभव पे आधारित चीजें हैं, ठीक है, वो अपने अनुभव के आधार पे यहाँ पे ये सही कर रहा है, ठीक है, अपने अनुभव के आधार पे कर रहा है, ठीक है। तारा ऐसे नहीं के बुझा, अगर दिल पे लागल रही तो बुझाए तो बढ़िया है। राहुल से पूछा ये बात भी बढ़िया बताइए। चलो आगे ध्यान देंगे। तो ये अनुभव आधारित क्रिया जो है, ठीक है, आधा वाक्य अगर जोर से पढ़ रहा है, आधा जो है ऑडियंस पूरा कर रहे हैं, या जो समूह या जो विद्यार्थी आपके पूरा कर रहे हैं, तो विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पे बताएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सामूहिक कार्य भी नहीं होगा, लेखन गतिविधि, ये बोल रहे हैं अंतर्ग्राही। तो ये अंतर्ग्राही मतलब अंदर से आ रहा है, तो अंदर से तो आ ही रहा है, लेकिन जो है अनुभव पे आधारित चीजें आ रहा है। तो आप अनुभव आधारित यहाँ पे करो, ठीक है, अनुभव है पहले तो तभी ना आ रहा है, तो अनुभव आधारित यहाँ पे सही कर दो, ठीक है, 1 नंबर सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कर दीजिए। देखो एक चीज बात आप लोग सुनिएगा, ठीक है, देखो एनसीएफ 2005 ने स्पष्ट किया था कि विद्यार्थियों को सीखने में भागीदारी, ठीक है, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों में विद्यार्थियों की सीखने में भागीदारी उनके सीखने संबंधी सर्वोत्तम परिणाम पाने की कुंजी है। बच्चा अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो खूब बढ़िया सीखेगा, ठीक है, की है। विद्यार्थियों ने अपने विचारों और अनुभव के बारे में बोलने और चर्चा करने का अवसर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका आंसर जो होता है अनुभव आधारित होता है, और सीटेट ने भी इसका अनुभव आधारित ही किया है। आपने कहा अंतर्ग्राही विधि, तो ये भी अंदर से ही आ रहा है, ठीक बात है, लेकिन ये क्या है, अनुभव आधारित आपका ज्यादा सटीक है। अनुभव वाला आपको भी बताया हमने पहले भी कि इसको सीधे सही कर दीजिएगा, ठीक है, ये टैग वर्ड से भी सही हो जाता है, ऐसे भी सही हो जाता है, ठीक है। ऐसा देखो सहज ऑप्शन हमें चुनना होता है, बहुत ज्यादा टफ वाला सही नहीं होता है। वही क्वेश्चन आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, विदेशी भाषा के शिक्षण में अनुक्रमणता का सिद्धांत क्या सम्मिलित नहीं करता है। देखो दूसरा भाषा सीखे में तो अनुक्रमणता का सिद्धांत सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है, अगर ये नहीं पता होगा तो देखो अनुक्रमणता के सिद्धांत के अगर बात करें तो ध्वनि संबंधी अनुक्रम सम्मिलित नहीं है, जबकि सम्मिलित क्या क्या है, तो देखो ध्वनि संबंधी अनुक्रम जो है ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यही सही है। देखो व्याकरणीय अनुक्रमणता का सिद्धांत अगर आप पढ़िएगा तो वहाँ पे व्याकरणीय अनुक्रम, शब्दावली अनुक्रम और अर्थ संबंधी अनुक्रम, ये तीनों जो है सम्मिलित है, तीनों है। तो ये तीनों को आप ध्यान भी रखिएगा कि अनुक्रमणता के सिद्धांत में क्या क्या चीजें हैं, व्याकरणीय अनुक्रम, शब्दावली अनुक्रम और अर्थ संबंधी अनुक्रम। ये थोड़ा सा फैक्चुअल भी है और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पे भी है, ठीक है। ये जो है हाइब्रिड टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है और थोड़ा सा आपका क्या है फैक्ट पे भी निर्भर करेगा।
तो ये अनुक्रमणता का सिद्धांत है, तो वहाँ पे पढ़िएगा तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। व्याकरणीय अनुक्रम, शब्दावली अनुक्रम और अर्थग्रहण अनुक्रम। वहाँ पे ध्वनि संबंधी अनुक्रम आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये पूछ रहा है का सम्मिलित नहीं किया गया है में, तो ध्वनि संबंधी अनुक्रम को सम्मिलित नहीं किया गया है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या होता है, 4 नंबर होता है। ये आपका फैक्ट है, इसके लिए कोनो हमें दिमाग लगाने की विशेष जरूरत नहीं है। अगर याद होगा तो ठीक होगा, नहीं होगा तब भी आप हमें हमारे हिसाब से मार दीजिएगा। 90% चांस होगा कि सही हो जाएगा, गलती से गलत हो सकता है। ठीक है, जब नहीं पता है फैक्ट तो गलती से ही गलत होगा, फिर भी हम सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप सभी तो आप सारी चिंतन वाले हो ना, जो नहीं आता है वो सही करते हो आप। ठीक है, आप यानी आप सारी चिंतन किस चीज में, देखो इसको आउट ऑफ द बॉक्स भी कहा गया है, आउट ऑफ द बॉक्स भी कहा जाता है, यानी कि जो भेजा में नहीं है, बॉक्स मतलब भेजा, जो भेजा में नहीं है वो भी अगर कर पा रहे हो तो क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स। देखो ये भेजा बन गया है ना, फोटो इतना अच्छा बना है, देखो तो है, आंखों बन गई, मुंह बन गई, सब बन गई। चला मैंने शिक्षक संकेतक की सहायता से 3 लाल रंग के पेन 2 नीले रंग के पेंसिलों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। एक पेंसिल की ओर संकेत करते हुए कहता है कि यह पेंसिल जो है नीली है। फिर 2 पेनों की तरफ संकेत करके कहता है ये पेन जो है लाल है। फिर एक अपने हाथ में लेता है और पेंसिल अपनी जेब में डालते हुए कहता है कि मेरे हाथ में एक पेन है, अब मैं पेंसिल अपनी जेब में रख रहा हूँ। ये पूरी प्रक्रिया शिक्षण के किस उपागम का अनुपालन करती है, ये आप हमें बता दीजिए फटाफट, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। हैं? देखो ये प्रदर्शन बता रहे हैं, तो यहाँ पे ये प्रत्यक्ष है उपागम और एक संप्रेषण। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक परिस्थिति को दिखाने का काम किया जा रहा है। तो जो चीजें हो रहा है, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग मार देना है, ढेर दिमाग नहीं। देखो पहले देखो तो क्या हो रहा है, किस लिए कर रहा है। देखो शिक्षक संकेतक की सहायता से 3 लाल रंग के पेन और 2 नीले रंग के पेंसिलों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। ध्यान आकर्षित करता है, बच्चों का ध्यान खींचता है अपनी ओर। ठीक है, किससे, लाल पेन और नीला पेन दिखा के। ठीक है, अपनी ओर बच्चों को अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो एक पेंसिल की ओर संकेत करते हुए कहता है कि यह जो पेंसिल है ये नीली है। ठीक, फिर क्या करता है, फिर दोनों पेनों की तरफ संकेत करते हुए कहता है कि ये पेन जो है लाल है। ठीक है, फिर एक अपने हाथ में लेता है और पेंसिल अपनी जेब में डालते हुए क्या कहता है कि मेरे हाथ में एक पेन है और अब मैं पेंसिल अपनी जेब में रख रहा हूँ। ये पूरी शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षण किस उपागम का अनुपालन करती है, तो ये कि यहाँ पे परिस्थिति देने का काम कर रहा है टीचर जो है। एक वहाँ पे क्या कर रहा है, एक परिस्थिति बना रहा है, एक क्लाइमेट बना रहा है। तो ये आपका परिस्थिति आधारित उपागम हो जाएगा, एक वातावरण क्रिएट करने का, एक वातावरण बनाने का काम कर रहा है। यहाँ पे कर तो ये प्रदर्शन ही रहा है। ठीक है, इसके हिसाब, इसलिए जितेंद्र थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बोल क्या रहे हैं, यहाँ पे एक परिस्थिति दिखाने का काम कर रहा है। देखो यार सुनो, एक परिस्थिति दिखाने का काम कर रहा है और ये परिस्थिति जो है प्रदर्शन के माध्यम से ही कर रहा है, क्योंकि दिखा के कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रदर्शन उपागम ना होके यहाँ पे क्या होगा, आपका परिस्थिति आधारित उपागम होगा कि बच्चों को जिस प्रकार से सीख जाए, यानी कि मूर्त चीजों को दिखा के यहाँ पे सिखाने का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, मूर्त चीजों को दिखा के सिखाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो देखो संप्रेषण उपागम में क्या होता है, बात कर लो, सुनो बात सुनो। संप्रेषण उपागम में हमने जो बातें कही वह दूसरों ने सुनी और उस पर अमल किया, तो ये होता है संप्रेषण। संप्रेषण मतलब बातचीत, कम्युनिकेशन, एक का दूसरे के साथ, एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन, ये होता है आपका संप्रेषण। ये होता है आपका संप्रेषण। ठीक है, ई कहेगा जो नहीं सुनेगा, एक हिसाब से ई क्या करेगा, इसको बोलेगा, प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, तो ये होता है आपका संप्रेषण उपागम। ठीक है, शिक्षक द्वारा किसी क्रियाकलाप को दिखाकर शिक्षण कार्य करता है तो उसको प्रदर्शन उपागम कहते हैं। शिक्षक किसी क्रियाकलाप को दिखा के इस पे अब शिक्षण कार्य करता, अब इस पे पढ़ाने वाला काम करता, तो अब जाके प्रदर्शन उपागम। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको शिक्षण कार्य देखो, यहाँ पे देखो एक चीज देखो क्या है, शिक्षक द्वारा किसी क्रियाकलाप को दिखाकर शिक्षण कार्य करता है तो प्रदर्शन, ये तो अभी सिर्फ दिखाने वाला ही काम कर रहा है। ठीक है, एक परिस्थिति ही बना रहा है, परिस्थिति आधारित उपागम का बात काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप सीटेट भी ऐसा माना है।
इसलिए भी हम मान लेते हैं। ठीक है, प्रदर्शन उपागम भी क्या कह रहा है आपका कि शिक्षक द्वारा किसी क्रियाकलाप को दिखा के, यहाँ पे देखो क्रियाकलाप क्या होता है, कोई एक्टिविटी होता है ना। यहाँ पे बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। सबसे पहला बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बालक है कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। यहाँ पे अभी एक्टिविटी कौन कर रहा है, एक टीचर कर रहा है। टीचर किस लिए ये एक्टिविटी कर रहा है, तो एक वातावरण बनाने के लिए, एक परिस्थिति देने के लिए, एक वातावरण देने के लिए कर रहा है। तो इसलिए भी हम इसका आंसर परिस्थिति आधारित उपागम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टीचर कर रहा है। अगर बच्चा भी करता क्रियाकलाप, उसके बाद में अगर शिक्षण देने वाला काम होता तो क्या होता, प्रदर्शन उपागम होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, परिस्थिति बनाने का एक टीचर जो है काम कर रहा है, तो परिस्थिति आधारित उपागम यहाँ पे हमारा आंसर सही होता है। ठीक है, अगर परिस्थिति आधारित उपागम ना होता तो हम प्रदर्शन के साथ जा सकते थे। ठीक है, हमें देखो सर्वाधिक उपयुक्त चुनना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो को तो नहीं है होगा, ये तो दिख रहा है आपको, दो को में आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हुआ। ठीक है, तो अब इसमें से आपको चुनना है। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ गया है हमारा 112 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, वे मनोवैज्ञानिक कारक जो बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं निम्नलिखित में से क्या है। आओ देखते हैं। बच्चे की भाषा में रुचि, देखो भाषा सीखने की प्रभावित करेगा तो बच्चा अगर भाषा में रुचि लेगा तो सीखेगा जल्दी, और रुचि नहीं लेगा तो नहीं सीखेगा। जग जाओ, रात को सोई नहीं है क्या? हम 1:30 में सोए हैं, 5 o'clock जगे हैं। ठीक है, ऐसे ही नींद ही नहीं आ रहा था तो मोबाइल पे ऐसे ही टिप टैप कर रहे थे, क्या करें। तो आप जैसा अपने शरीर को बनाओगे वैसा बन जाएगा। अभी दिन भर सोने वाले भी नहीं है, एक दिन भर स्कूल में ही रहेंगे। ठीक है, आज शाम को जी सर आ जाएंगे तो शाम को कहीं पे क्लास लेंगे। ठीक है, 3 बजे से भगवानपुर 3 बजे, लेकिन वो कहाँ से आएंगे आज बृहस्पतिवार। हाँ, उनका तो आधे टाइम ना आज चलता है, उनका उर्दू स्कूल में है। तो बच्चे की भाषा में रुचि, ठीक है, माता पिता का प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन, ये ठीक है। बच्चे के आसपास के परिवेश, ये भी ठीक है। देखो पुरस्कार दंड बिल्कुल गलत। तो क ख पढ़ लेते हैं हम लोग, क ख एवं ग यहाँ पे सही है। ये तीनों ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, ये में इस सीखे के प्रभावित करेगा। बच्चे के भाषा में रुचि होगा तो जल्दी सीखेगा, तो नहीं सीखेगा। माता पिता का प्रोत्साहन भी होगा और उत्साहवर्धन उसका, चलो बहुत अच्छा कर रहा है, वेरी गुड, वेल डन वेल डन, तो खूब बढ़िया सीखेगा। बच्चे के आसपास का परिवेश अगर उस लायक होगा, जिस भाषा को सीखने वाला बात है, तो वो आराम से सीख जाएगा। ठीक है, तो ये क ख ग सही हो गया, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन आपका एब्सोल्युटली राइट है। हाँ, बहुत अच्छा। श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता है, सुनने के सबसे उपयुक्त विशेषता काले पड़े हैं। चलो बताओ। मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना, वाक्य संरचना के संदर्भ में शब्दों का कोषगत अर्थ ग्रहण करना, शब्दों को लिंग, वचन, कारक आदि में बदलकर उसके सही रूपों का प्रयोग करना, अपरिचित शब्द के अर्थ का अनुमान लगाना। क्या है? अपरिचित शब्द के अर्थ का भी अनुमान लगाना, यही हो जाएगा श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता। ठीक है, चलो आंसर की में क्या दिया है ये देख लेते हैं। अच्छा देखते हैं, क्या है परेशान, हमें तो यही लग रहा है, लेकिन आपका 1 नंबर दिया है, अपरिचित शब्द के अर्थ का अनुमान लगाए नहीं। मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना, यहाँ पे श्रवण की विशेषता कर रहा है। देखो हमने इसका इसलिए सही बनाया, इसको हमने सही माना कि अपरिचित शब्द के अर्थ के अनुमान लगाने वाला बात कर रहा है, तो ये सही ही होता है कि अपरिचित शब्द भी है, सुन रहे हैं तो वहां पे हम अनुमान लगा के ये श्रवण की ये भी विशेषता में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है 1 नंबर सही करो। हाँ श्रवण है तो क्या है, सुन के हम अर्थ न ग्रहण करते। देखो श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता की यहाँ पे बात कर रहा है। देखो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, बात समझ रहे हो, सब सही है, गलती में कौन नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे उपयुक्त आपसे पूछ रहा है, सबसे उपयुक्त पूछ रहा है। ठीक है, तो मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना, इसी को सही कर दो आप। अर्थ को समझना वाला बात यहाँ पे भी आ रहा है, यो बढ़िया, वेरी पॉजिटिव है। ठीक है, तो मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना,
हेलो हेलो, तो दिखा दी यही, जब बीएन पंडित से दिखाई ना, बीएन पंडित से दिखा दी ना, तो ब्लॉक में दिखा दी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अय हल्ला, मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना। ठीक है, श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता में आ जाता है। ठीक है, ऐसे भी देखो, पहले तो स्वयंवर होता था। ठीक है, लड़कियों को वर चुनने का खुद अधिकार होता था। ठीक है, स्वयंवर में बहुत सारे जो होते थे। अभी जो है, अब पहले राजे महाराजे होते थे, ये घड़ी अब ग्रुप ए वाला है, नौकरी वाला। ठीक है, ग्रुप ए वाला, ग्रुप बी वाला, ग्रुप सी वाला और ग्रुप डी वाला है। तो लड़की बताओ किसको चुनेगी? स्वाभाविक है कि वो ये वाला को चुनेगी। ठीक है, कौन ग्रुप डी वाला थोड़ा चुनेगी, चपरासी थोड़ा चुनेगी, है ट्रैकमैन थोड़ा चुनेगी, नहीं चुनेगी। वो कहे सब है आईएएस वाला, जब ऑप्शन मिल रहा है तो काहे दूसरा चुनना है? तो सबसे बेहतर का चुनाव ये करेगा, बिल्कुल करेगा भाई। तो ये क्या है, तो अगर स्वयंवर अगर हो तो ये तो आजकल की स्थिति में तो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो स्वयंवर हमें नहीं देखने को मिला। चला आगे देखते हैं। आ जाओ अगला क्वेश्चन में। आप बड़ी ज्यादा अनुभवी है जितेंद्र जी। ठीक है, अर्थबोध की योग्यता तो अर्थबोध की योग्यता और अर्थग्राह्यता, यानी कि अर्थ ग्रहण करने वाली में सम्मिलित है क्या? क्या है अर्थ ग्रहण करने में? श्रवण और पठन, श्रवण और लेखन, पठन लेखन, लेखन और भाषण। लेखन भाषण तो हुई ना, क्या हुई? श्रवण और पठन अर्थबोध के लिए अर्थग्राह्यता वाला बात हो जाएगा, सुन के और पढ़ के, दोनों से। ठीक बात है, चलो आंसर भी देख लेते हैं। बिल्कुल सही है, श्रवण और पठन। ठीक है, चलो बिल्कुल सही है। ठीक है, अर्थबोध वाला बात क्या है? ठीक है, श्रवण और पठन में आएगा। कल ही हम लोग पढ़े भी थे। ठीक है, कल हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे पढ़े हैं ना? बिल्कुल पढ़े हैं। तो श्रवण और पठन यहाँ पे अर्थग्राह्यता में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है? हिंदी जो है राजभाषा है ऑफिशियली। ठीक है, ये जो हिंदी जो है राजभाषा है ऑफिशियली। भारत का अभी तक कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत का अभी तक अपना कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। सह राजभाषा के रूप में हम अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात होती है तो हमारे साउथ इंडिया से जो लोग हैं, ठीक है, वो तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। तमिलनाडु वाले जो है तमिल भाषा की बात करते हैं। ठीक है, तमिल भी बहुत ही प्राचीन भाषा है। ठीक है, और भी जो है खासकर तमिलनाडु में इसका ज्यादा विरोध होता है और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसलिए आज तक मतलब इसको नहीं किया जा सका है। ठीक है, तो राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा अभी भी कोई भी नहीं है। ठीक है, और अंग्रेजी जो है क्या है? सहराज भाषा है। इस सब के बाद किस में किया गया है? किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 343 में किया गया। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा, भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है? देखो यो आ गया, अंग्रेजी भाषा के भी स्थान आ गया। कितना आसान बात, सहराज भाषा मार दो। तो एकदम आसान आसान क्वेश्चन दे दिया हो। देखो ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ध्वनि विज्ञान के अवयव कौन है। तो विहंगम दृष्टि, संयोजन, लहजा, बालाघात। विहंगम दृष्टि यानी कि देखे वाला जो बात है, ये तो ध्वनि में, ये तो बोले वाला में आवाज था, में कोनो ध्वनि साउंड सुनाई देने वाला है नहीं। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि 4 नंबर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल 4 नंबर जो है ये दृष्टि वाली बात कर रही है, विहंग दृष्टि यानी स्किल्स वाली बात कर रही है। तो यही जो है ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, काहे कि नहीं पूछ रहा है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बालाघात, लहजा, लहजा संयोजन शामिल है। ठीक है,
तो ये 5 गो अवयव में शामिल है। ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है, अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है, ये सेशन को समाप्त करके, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि 5 गो कौन अवयव है। ये आप लिख लो अपने कॉपी में कि ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव। अभी जैसे ही समाप्त होता है हमारा डिस्कशन, आप हमें बताइएगा कि इसको बताना है सर, ठीक है, लिख लो ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव लिख लो। ये अभी आपसे हमसे पूछेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये जैसे पेपर आपका 120 हो जाता है तो उसके बाद इस पे बात हम करेंगे, ठीक है। 3 गो तो यहाँ पे दिया ही है, 2 गो और हम बताएंगे आपको। 3 गो लिख भी सकते हो, एक लिख लो बालाघात, दूसरा लिख दो लहजा, तीसरा लिख लो संयोजन, और 2 गो अभी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है, ये अभी बता ही दे। लिख लो ये तीनों लिख लो तो पहले ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव में। ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव में लिख लीजिए इसको। ध्वनि विज्ञान के उच्चारण में वाद्य यंत्र के निम्नलिखित अवयव हैं। चलिए अभी देख रहे हैं कौन सी होगा। अभी अभी हम लोग देख ले रहे हैं, तब तक रुको, पहले 2 क्वेश्चन तब तक हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में इसको अभी हम लोग कर ही के छोड़ेंगे। इनमें कौन सा पढ़ने का उपकौशल नहीं है? पढ़ने का उपकौशल कौन सा नहीं है तो ये आप बताइए। ऊंचे स्वर में पढ़ना और अर्थ बताना, ऊंचे स्वर में पढ़ना और अर्थ बनाना, पाठ्य सामग्री की सूचना हेतु ध्यान से पढ़ना, निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ना, और बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना। बताइए कौन सा उपकौशल नहीं है, आप हमें इसका आंसर करिए। 4 नंबर हो रहा है, कितना नंबर क्वेश्चन है? 118 है, ठीक है। तो ये कौन सा उपकौशल नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऊंचे स्वर में पढ़ना और अर्थ बताना ही है। पाठ्य सामग्री में सूचना है तो ध्यान से पढ़ना, क्या सूचना है जानने के लिए ध्यान से अगर पढ़ रहे हैं। तो निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ना, ये भी ठीक है। बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना, ये सही नहीं है, ये उपकौशल नहीं है, इसलिए यही हमारा सही है, ठीक है। तो यही सही नहीं है, ठीक है। बाकी सब जो है उपकौशल में आता है आपका कि ऊंचे स्वर में पढ़िए और उसका अर्थ बताइए, ठीक है। पाठ्य सामग्री की सूचना है तो ध्यान से पढ़िए, ठीक है। निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़िए, ठीक है। तो ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं 119 नंबर पे, ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एक शिक्षक श्यामपट्ट पर एक अनुच्छेद लिखता है, लिखती है और बीच में कुछ खाली जगह छोड़ देती है। तो बाद में कुछ शब्द जो है अलग से लिखता है और विद्यार्थियों से कहता है कि दिए गए शब्दों को सहायता से एक कहानी को पूरा करें जो इस अनुच्छेद में उचित स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार की लघु परीक्षा जानी जाती है, किस रूप में इसको कहा जाता है? एक शिक्षक श्यामपट्ट पर एक अनुच्छेद लिखता है, फिर बीच में कुछ खाली जगह छोड़ देता है, बाद में कुछ शब्द अलग से लिखता है और विद्यार्थियों से कहता है कि दिए गए शब्दों की सहायता से एक कहानी को पूरा करें जो इस अनुच्छेद में उचित स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार की लघु परीक्षा मानी जाती है, क्या मानी जाती है आप हमें बताइए। क्लोज परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। देखो क्लोज टेस्ट आपको अंग्रेजी में पूछा जाता है, ठीक है। क्लोज टेस्ट, इसमें क्या होता है कि ये भी गद्यांश की तरह ही होता है। इसमें लिखा रहेगा गद्यांश और बीच में कहीं कहीं छोड़ दिया रहेगा, फिर लिखा रहेगा, फिर कहीं कहीं आपको छोड़ा हुआ दिखेगा, ठीक है, फिर लिखा रहेगा, फिर कहीं छोड़ा हुआ दिखेगा, आपको फिर लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके के आपके गद्यांश देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें बीच बीच में खाली स्थान छोड़ा हुआ रहता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, इसको क्लोज परीक्षण कहते हैं। हेलो हेलो
देख ली ना तो ठीक रही तो ठीक, ना तो ले जाके दिखा दे। ठीक बा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्लोज परीक्षण। ठीक है, देखो उपलब्धि परीक्षण में क्या होता है। ठीक है, शिक्षक यह पता करने का प्रयास करता है कि जो उसने पढ़ाया है बच्चों ने उसे कितनी मात्रा में समझा है। ठीक है, यही होता है ना, कितना क्या है वो प्राप्त कर पाया, सीख पाया है, समझ पाया है, ये उपलब्धि परीक्षण में होता है। ठीक है, कि कितने मात्रा तक समझा है, जो आपने समझाने का कोशिश किया बच्चा कितना समझ पाया है, ये उपलब्धि परीक्षण में आपके होता है। बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, बुद्धि लब्धि के रूप में केवल एक संख्या के माध्यम से व्यक्ति के समान बौद्धिक एवं क्या उसमें विद्यमान विशिष्ट योग्यताओं के संबंध को इंगित किया जाता है। या भी हम लोग बुद्धि जब पढ़ रहे थे तो ये चीज हम लोग पढ़े ही है। बुद्धि परीक्षण में होता क्या है, यही होता है ना आईक्यू टेस्ट में, कि हम यहाँ पे आईक्यू वाला में एगो फॉर्मूला लगाते थे हम लोग, क्या बताओ, बुद्धि लब्धि बराबर क्या, आईक्यू बराबर क्या है, MA/CA, यानी मेंटल एज बाई क्रॉनिकल एज इंटू 100। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया है, टर्मन। चलो आगे देखते हैं। इस पहले दिया था स्टर्न और कोलमैन, जो दिया था क्या दिया था, क्या दिया था, ये पहले बताओ ना क्या दिया था। वो बोला था खाली गुना 100 नहीं किया था, क्या बोला था, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानदंड निर्धारित परीक्षाओं के संदर्भ में सही नहीं है। मानदंड निर्धारित, देखो मानदंड मतलब एक निश्चित रहेगा कि हाँ ये सब होना चाहिए, उसमें स्टैंडर्ड रहेगा ही। इसका निर्माण सुनिश्चित एवं उद्देश्यों के मापन के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। सुनिश्चित रहता है और उद्देश्यों को मापन के लिए किया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षा इस श्रेणी में आते हैं। ये पाठ्यक्रम और विशिष्ट प्रोग्राम होते हैं, बिल्कुल। ये परीक्षार्थी के किसी दूसरी भाषा या विदेशी भाषा सीखने की अभिरुचि का मापन करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करता है। निदानात्मक और उपलब्धि में ये भी चलेगा, ये ही नहीं चलेगा। तो ये नहीं पूछ रहा है तो मतलब क्या हो गया, ये सही होगा क्या, इसका आंसर की भी देख लेते हैं। डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अभी अवयव देख लेते हैं हम लोग। किसका कितना नंबर क्वेश्चन था, 117 नंबर ना। 3 गो तो आपने अवयव में लिख ही लिया है, 2 गो आपको बताना है। ठीक है, ध्वनि के 5 गो अवयव में 2 गो आपको बताना है। ठीक है, 3 गो जो है ध्वनि विज्ञान के 3 गो अवयव में 1 गो 2 गो 3 गो है। ये गो जो है अवयव, ये हम बात करेंगे अभी 1 सेकंड में। रुको ना बताते हैं। प्रमुख विशेषताएं अगर अवयव बताना है आपको, कौन कौन से अवयव हो जाएंगे आपके। चलो इसका हम कमेंट में बता देंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे हम रहने देते हैं। तो देखिए ये हमारा ये 30 क्वेश्चन हिंदी का डिस्कस हो चुका है। ये हिंदी लैंग्वेज 1 है। ठीक है, तो चलिए इसको समाप्त करते हैं। जय हिंद।